इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि उनको हो सकता है वहां से इक्का दुक्का सीटें मिलती हुई दिखाई पड़े। तो अभी से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चर्चाओं में रहे और ये बात भी कहें कि भाई हमें तो इंडिया गठबंधन से सीएम पद का ऑफर था, लेकिन हमने फिर भी आपका साथ दिया। लेकिन अगर बात कोई बनी बिगड़ती है तो फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ में रुख कर सकते हैं। तो मांझी इस समय दोनों तरफ को देखकर अपने जो बयान दे रहे हैं ताकि जहां भी मौका लगे वहां पर वो सेट हो जाए और उनके बेटे को हो सकता है संभावना के तौर पर आने वाला सीएम के तौर पर देखा जा सके। वो ये भी बोलते हुए नज़र आए कि मुझे बार-बार एक ही पद दे दिया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ कर सकता हूँ। मुझे और भी चीज़ें आती हैं। एक रोटी की मतलब मुझे एक रोटी की भूख नहीं है, मुझे 2 रोटी चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए जीतनराम मांझी, साथ ही और भी कई नेता नज़र आए हैं। तो ये साफ़ होता है कि नीतीश कुमार के लिए कैबिनेट विस्तार में ये तय करना कि कौन से कैबिनेट, कौन-सा पद किसको दिया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। जो पूरा बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा था, उससे भी ये बातें पूरी तरीके से समझ में आती है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि पिछली बार बगावत के बाद नीतीश कुमार को जिस तरीके से आड़े हाथों लेते थे, कई तरीके के शब्द कहा करते थे, पलटू चाचा और कई तरीके की बातें, लेकिन इस बार न तो तेज प्रताप यादव का बयान आ रहा है और न ही तेजस्वी यादव ने उस तरीके से उन्हें लताड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर 1 साल के बाद आपको बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को लेकर एक बार फिर चर्चा यहां पर छिड़ी हुई है। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जीतनराम मांझी को लेकर यहाँ ये चर्चा थी कि वो पाला बदलते नजर आएंगे, यानी कि वो यहाँ पर एनडीए को छोड़ इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। ऐसी चर्चा यहाँ पर चल रही थी। हालांकि जीतनराम मांझी भी अपने बयानों से इस चर्चा को तेज करवाते नजर आए थे, क्योंकि यहाँ पर जीतनराम मांझी ने ये बात कही थी कि अगर मैं महागठबंधन से जुड़ता हूं और शायद मुझे यहाँ पर सीएम पद का ऑफर मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर जीतनराम मांझी कहते नजर आए थे। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ये चर्चा तेज हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसी बिहार का मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का बेटा, यानी कि अगर बात की जाए यहाँ पर संतोष सुमन की, तो मुख्यमंत्री बनने की यहाँ पर उनकी बात हो रही है। बताते चले आपको कि कुछ दिन पहले जीतनराम मांझी ने यहाँ पर ये बात कही थी कि 1 या 2 रोटी से हमारा काम नहीं चलेगा, यानी कि मंत्रालय को लेकर उनकी मांग तेज थी कि उन्हें यहाँ पर 3 से 4 मंत्रालय जाए, 4 विधायक और 3 से 4 मंत्रालयों की वो यहाँ पर मांग करते नजर आए। क्या वो एनडीए से अलग होना यहाँ पर चाहते हैं, महागठबंधन की तरफ जाना चाहते हैं? हालांकि बता दें आपको कि यहाँ पर जीतनराम मांझी को लेकर यही चर्चा तेज है कि यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले जीतनराम मांझी भी पलटी मारते नजर आएंगे या नहीं। इसी मुद्दे को लेकर आज न्यूज रूम में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा अमन जी से रहेगा कि अमन जी, आपने देखा होगा कि वो पोस्टर इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें जीतनराम मांझी को लेकर यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि बिहार का मुख्यमंत्री मांझी की संतान। तो यहाँ पर संतोष सुमन को लेकर ये ऐसी चर्चा तेज हो गई। क्या लगता है आपको कि जीतनराम मांझी को लेकर भी सीएम बनाने की यहाँ पर बात हुई थी, ऐसा वो खुद कहते नजर आए, और अब उनके बेटे को लेकर यहाँ ये चर्चा तेज है, मामला क्या है पूरा? देखिए बिल्कुल, और जब से जीतनराम मांझी को लेकर ये चर्चा छिड़ी है कि वो जेडीयू और एनडीए गठबंधन में एक तरीके से रहेंगे और ये भी कहा गया कि उनको कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन जब अनाउंसमेंट होता है तब उनके बेटे को जो महकमा मिलता है उससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि हमें हर बार इस तरह के महकमे क्यों दिए जाते हैं, इस तरह के मंत्रालय क्यों दिए जाते हैं, जबकि हम कुछ बेहतर कर सकते हैं। यही बात लगातार कही गई। उन्होंने कम से कम 2 से 3 मंत्रालय मांगे, लेकिन उनको एक दिया गया। अब सवाल इससे पहले ये भी था कि जब ऐसा लग रहा था कि हो सकता है वो इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे और यहाँ पर ये बात कहते हुए दिखाई पड़े कि उनको फ़ोन आया और यहाँ तक कि सीएम बनने तक का ऑफर दिया गया है, क्योंकि मांझी से पहले सीएम रह चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने ही उनको ये कह सकते हैं कि सीएम बनाया था बिहार का, और एक बार आपने देखा भी होगा कि विधानसभा में बुरी तरह भड़क भी जाते हैं कि हम ही ने तुमको सीएम बनाया था। तो तमाम सारी बातें थी, लेकिन अब वो चाहते हैं कि उनका बेटा कहीं ना कहीं जो संतोष सुमन है वो अब सीएम पद की कुर्सी पर बैठता हुआ दिखाई पड़े।
जो महकमा उनको दिया गया उससे पहले से ही वो नाराज़ है, तो अब ये चाहते हैं कि भाई अगर बिहार में सबको कुछ ना कुछ बेहतर मिल रहा है तो हमें क्यों बेहतर नहीं मिलना चाहिए। और देखिए हमेशा मजबूरी की राजनीति को जो है कई बार छोटे दल बुलाना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि मधु कोड़ा जो झारखंड में सीएम बनते हैं और वो एक निर्दलीय विधायक थे, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मजबूरी में आदमी क्या कुछ नहीं करता। आप देखिए कि बिहार के अंदर ही अगर आरजेडी को देखें, सबसे बड़ा दल है, विपक्ष में बैठा हुआ है, वहीं जो बीजेपी है उसके बाद दूसरा बड़ा दल है, वो उनके साथ में सहयोगी दल है, और मुख्यमंत्री जो तीसरे नंबर की पार्टी है जेडीयू उसके बनते हैं। तो कई बार आपको मजबूरी में सत्ता में रहने के लिए ये फैसले करने पड़ सकते हैं, और इसी मजबूरी के चलते कहीं ना कहीं जो मांझी हैं वो अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि भाई अगर आपको हमारी ज़रूरत है या हम आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो हमारे भी खेमे से एक बार जो है हमारे बेटे को आप मुख्यमंत्री बनाइए। और देखिए हो सकता है आने वाले अच्छा अमन जी, जिस तरीके से मांझी यहाँ पर बड़ी बड़ी मांगे कर रहे हैं, आपने देखा होगा फ्लोर टेस्ट से पहले भी और अभी भी वो यहाँ पर मांगे करते नजर आए। अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं यहाँ पर किया गया तो क्या वो महागठबंधन की तरफ जाने के बारे में सोच सकते हैं? देखिए बिल्कुल नेहा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि मुझे फ़ोन आया था इंडिया गठबंधन से, राहुल गांधी से, और मुझे सीएम पद का ऑफर किया गया था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो बिहार की राजनीति उसमें इस समय जीतन राम मांझी जो हैं वो महत्वपूर्ण कड़ी बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ भी वो जाएंगे 4 से 5 विधायक उनके पास में है, वो एक अहम भूमिका में आ सकते हैं। और यही बात पहले भी कही गई थी कि भाई उनको सीएम पद का ऑफर किया गया था। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला है वो ये है कि जब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी कितनी सीटों पर जाएगी, और जो साथ में उनके सहयोगी दल हैं जैसे चिराग पासवान की पार्टी है, पशुपति पारस है, और जीतन राम मांझी की पार्टी भी है, उपेंद्र कुशवाहा है, मुकेश सहनी है, तो तमाम सारे दल हैं। तो अगर इसमें कोई भूमिका उनकी नज़र नहीं आई तो हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आए, क्योंकि उनको हो सकता है वहाँ से इक्का दुक्का सीटें मिलती हुई दिखाई पड़े। तो अभी से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि चर्चाओं में रहे और ये बात भी कहें कि भाई हमें तो इंडिया गठबंधन से सीएम पद का ऑफर था, लेकिन हमने फिर भी आपका साथ दिया। लेकिन अगर बात कोई बनी बिगड़ती है तो फिर वो इंडिया गठबंधन की तरफ में रुख कर सकते हैं। तो मांझी इस समय दोनों तरफ को देखकर अपने जो बयान दे रहे हैं ताकि जहां भी मौका लगे वहां पर वो सेट हो जाए और उनके बेटे को हो सकता है कि संभावना के तौर पर आने वाला सीएम के तौर पर देखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जीतन राम मांझी अगर इस वक्त चर्चा में है अपने बयानों से, कहीं ना कहीं अपने बेटे को लेकर वो यहाँ पर ये चर्चा करते नजर आ रहे। अगला सवाल मैं यहाँ पर शिखा से लेना चाहूंगी। शिखा, बिहार में फ्लोर टेस्ट तो यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव जो कि अपनी यहाँ पर एक जन विश्वास यात्रा में इस वक्त व्यस्त नजर आ रहे हैं, वो यहाँ पर ये कहते नजर आए कि नीतीश के बस की नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार करना। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए जब से फ्लोर टेस्ट हुआ है तो नीतीश सरकार ने फ्लोर टेस्ट तो पास कर लिया, अपनी गठबंधन की सरकार बना ली, एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन उसके बाद से भी मंत्रिमंडल विस्तार पर तमाम सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके के तमाम बयान सामने आते हुए नजर आए, जीतन राम मांझी भी कैबिनेट विस्तार में जो भी उनको पद चाहिए उसकी तमाम मांगे करते हुए नजर आए। वो ये भी बोलते हुए नजर आए कि मुझे बार बार एक ही पद दे दिया जाता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता हूँ, मुझे और भी चीज़ें आती हैं। एक रोटी की मतलब मुझे एक रोटी की भूख नहीं है, मुझे 2 रोटी चाहिए। इस तरीके की बातें करते हुए जीतन राम मांझी, साथ ही और भी कई नेता नज़र आए हैं। तो ये साफ होता है कि नीतीश कुमार के लिए कैबिनेट विस्तार में ये तय करना कि कौन से कैबिनेट कौन सा पद किसको दिया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर अब्रार से लेना चाहूंगी मैं कि अब्रार, आपने सुना कि शिखा ने यहाँ पर कहा कि नीतीश कुमार के बस मतलब नीतीश कुमार खुद ही ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार कौन सा पद किसको यहाँ देना चाहिए। क्या वाकई में इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार ना होने का बड़ा कारण है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सरकार इसलिए भी फंस रही है चूँकि जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर इस सरकार को बनाया गया। आप सोचिए कि शपथ ग्रहण के बाद भी अगर विधायकों के बयान आ रहे थे, जीतन राम मांझी ये कह रहे थे कि उन्हें मंत्री पद जो है 2 मिलना चाहिए, तो इन सब बातों का आकलन यही किया जा सकता है कि सरकार जो है मजबूरी की सरकार है। और इस सरकार को लेकर के अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस टमाडोल की स्थिति में फंस चुके हैं कि अगर जो है 7 से 8 विधायक इस तरफ से उस तरफ हुए तो उनकी कुर्सी जो है खिसक जाएगी। अब ऐसे में आने वाले समय पर जो चुनाव है उससे पहले जाहिर सी बात है कि हर पार्टी का विधायक या सांसद ये चाहता है कि
उन्हें कम से कम उस सीट से जो है सीट मिले जहां से वो जीत हासिल करके सदन में पहुंचे। तो मुझे लगता है कि जब सीट शेयरिंग का पूरा मामला चलेगा, अगर मंत्रिमंडल से आगे बढ़ कर के बात करें तो उस समय हो सकता है कि कई ऐसे चेहरे होंगे जो बगावत कर सकते हैं। और अभी भी इस बात को लेकर के चर्चा चल रही। गोपाल मंडल का हालिया दिनों में जो बयान आया है और जो लगातार उनके बयान आ रहे हैं, गोपाल मंडल जो है एक आम चेहरा नहीं है, वो लगातार जीते आए हैं और उनके संपर्क में ऐसे कई विधायक हैं जिनको वो तोड़ने की हैसियत रखते हैं, अपने साथ लाने की हैसियत रखते हैं और वो ऐसे नेता हैं जो खुल करके अपना पक्ष रखते हैं। जैसा कि हम कभी अनंत सिंह को देखा करते थे, अनंत सिंह बिल्कुल उस तरीके का जो है उनका जो आप कह सकते हैं व्यक्तित्व रहा है। तो अब नीतीश कुमार ये जो सरकार अभी बनी है उनकी, उसको लेकर के हमेशा ये डर और भय का माहौल उनके भीतर बना रहेगा, क्योंकि ये सरकार मजबूरी की सरकार है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने पर इसलिए मजबूर हुए क्योंकि उन्हें ये पता था कि अगर इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ेंगे तो उनकी पार्टी को लोग चुनाव में जिताएंगे नहीं, क्योंकि वो एक विकल्प जनता को नज़र ही नहीं आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से उनका एक राजनीतिक फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाजपा की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जेडीयू को भी कम से कम 10-12 सीटें लोकसभा के चुनाव में आ जाएगी। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और ये तयशुदा बात है, ये बिल्कुल होने वाला है। ये सारी चीज़ें हमने विधानसभा में तेजस्वी के भाषण को देख करके भी उसका जो अंदाज़ा लगाया और फिर उसके बाद नीतीश कुमार का जो पूरा बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रहा था, उससे भी ये बातें पूरी तरीके से समझ में आती है। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जो कि पिछली बार बगावत के बाद नीतीश कुमार को जिस तरीके से आड़े हाथों लेते थे, कई तरीके के शब्द कहा करते थे, पलटू चाचा और कई तरीके की बातें, लेकिन इस बार न तो तेज प्रताप यादव का बयान आ रहा है और न ही तेजस्वी यादव ने उस तरीके से उन्हें लताड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर 1 साल के बाद आपको बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अबरार आपका। देखिए, जिस तरीके से अबरार ने यहाँ पर कहा कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, आज नहीं लेकिन लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव है। नीतीश कुमार एक बार फिर अपने फायदे के लिए यहाँ पर पलटी मारते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आज कहीं ना कहीं एनडीए भी ये सोच रही होगी, यहाँ पर अगर देखा जाए जो एनडीए गठबंधन है, नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान नाराज है, वो भी अलग थलग नजर आ रहे। जीतन राम मांझी के बयानों को अगर सुना जाए तो कहीं ना कहीं उनके बयानों में भी जो यहाँ पर देखा जा सकता है, उनका जो रुख है आरजेडी की तरफ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जीतन राम मांझी आखिरकार कब तक ऐसे बयान देते हैं और चिराग पासवान कब तक एनडीए से दूर भागते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।